गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात करने जा रहे हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किए थे जो सर पहले आप 11th का समाप्त कर देते, उसके बाद 12th का करते तो अच्छा होता। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन जो भी इस तरह का कमेंट किए उन लोगों का मकसद है जेई मेन नीट, जेई मेन एडवांस, लेकिन सभी बच्चे ऐसे नहीं हैं। इसलिए मेरा इनिशियली तो यही था प्रोग्राम जो पहले 11th को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही मैंने जल्दीबाजी में 12th स्टार्ट कर दिया। जबकि 12th के लिए यदि हम लोगों का लास्ट अगस्त से भी क्लास रीओपन हो जाती है, सरकार अलाउ कर देती है, तो 12th उतना दिन में हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। पर मैंने मजबूर होकर के 12th स्टार्ट कर दिया, तो फिर वे लोग जिस सबका मेन एम है जेई मेन और नीट, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। इतना ही आप समझें, जो कभी न कभी आपको तो कंप्लीट करना ही है, सभी पढ़ना ही है, तो आप दूसरे दृष्टि से भी देखें, इससे बेनिफिट भी है। जैसे हम कभी आपको अपलोड कर दिए इनऑर्गेनिक का 12th का, कभी इक्विलिब्रियम का, तो कभी गैसियस स्टेट का, कभी ऑर्गेनिक का। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, जैसे ही आपके पास वे वीडियो जाए, सपोज कीजिए इनऑर्गेनिक का जाता है, तो पीछे वाला आप क्या कर लें, रिवाइज कर लें। इससे क्या होगा, आपका सिलेबस कंटिन्यू बना हुआ रहेगा। जब इक्विलिब्रियम का मिला तो फिर उस दिन इक्विलिब्रियम को थोड़ा रिवाइज कर लिए, फिर उसके बाद जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको देखें। तो इससे दूसरे दृष्टि से बेनिफिट भी है। इसीलिए टेंशन की जरूरत नहीं है, जो अभी 11th हमको नहीं हुआ है कैसे होगा, ये टेंशन नहीं करना है। यानी उसी को पॉजिटिव वे में ले लेना है। तो अब तो ये जो इनऑर्गेनिक अभी हम बात कर रहे हैं, मेटलर्जी बात कर रहे हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा एक और एक क्लास हो सकता है। इसके बाद ये फिनिश्ड हो जाएगा। इसके बाद हम चले जाएंगे पहले केमिकल बॉन्डिंग को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद हम इनऑर्गेनिक का कोई दूसरा पार्ट लेंगे। तो चले हम अब बात करें इनऑर्गेनिक में हम पिछले क्लास बात किए थे इलिंघम डायग्राम। लेक्चर नंबर 5 में क्या बात किए थे, इलिंघम डायग्राम। और उस इलिंघम डायग्राम में सिंपली क्या समझाए थे, जो वे डायग्राम किसके बीच प्लॉट किया जाता है, तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी नोट और टेम्परेचर लिया गया। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, तो यूजफुल एनर्जी इन ए सिस्टम ड्यूरिंग वर्किंग इज नॉन एज गिब्स फ्री एनर्जी। फिर इससे ग्राफ में ये इंडिकेट किए थे, जो ये 0 है इधर पॉजिटिव लिया गया था वैल्यू, और इधर निगेटिव। जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाते हैं ओरिजिन की तरफ, तो ये निगेटिव बढ़ रहा था। तो इसमें इतना ही समझाए थे, जो बॉटम मेटालिक ऑक्साइड जो मेटल जो है, टॉप मेटालिक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, जैसा कि Cr2O3 उस ग्राफ में देखेंगे आप इलिंघम डायग्राम में। तो एल्युमिनियम के द्वारा रिड्यूस्ड हो जाता है, ये बन जाता है Al2O3 और Cr क्रोमियम। तो यहाँ पे क्या था, ये मोर निगेटिव वैल्यू इसका था, और ये क्रोमियम ऑक्साइड जो है, यानी क्रोमियम का ऑक्साइड का लेस निगेटिव वैल्यू। तो इतना ही समझाए थे, जो जिसका मोर निगेटिव वैल्यू डेल जी नोट होगा, वे लेस निगेटिव वैल्यू डेल जी नोट वाला को रिड्यूस्ड कर देगा। इतना ही मैं समझाया गया था।
उसमें कुछ इंपॉर्टेंस बात समझाए थे रिडक्शन ऑफ आयरन का। क्या समझाए थे? आयरन के रिडक्शन के बारे में। जो यदि हम लोग Fe2O3 लेते हैं तो Fe2O3 10,073 इतना केल्विन हम दिए थे। जो इतना केल्विन से बिलो, इतना केल्विन से बिलो कार्बन मोनोऑक्साइड काम किया था रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से, और जैसे ही इससे एबव तो वे कार्बन काम किया था रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। तो आज भी हम एक इंपॉर्टेंस बात करने जा रहे हैं जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का बात करेंगे। आयरन का किस तरह से एक्सट्रैक्शन होता है। तो हम आपको क्वेश्चन यदि 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपसे पूछ दिया जाएगा जो हाउ आयरन एक्सट्रैक्टेड। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ बात क्या करें, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम its ore, extraction of iron from its ore। और its ore में कौन सा ore? तो डायरेक्ट हम कह देते हैं जो ऑक्साइड ओर। अब ये और टर्म आया, याद कीजिए जो दो टर्म बात किए थे, एक का नाम था मिनरल और दूसरे का नाम क्या था? ओर। तो मिनरल, मिनरल ऑफ आयरन, किसी एलिमेंट का जो कंपाउंड नेचर में पाया जाता है, किसी भी एलिमेंट का जो कंपाउंड नेचर में पाया जाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मिनरल के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा जो हेमेटाइट, हेमेटाइट याद है, जो हेमेटाइट का फार्मूला क्या होता है? तो Fe2O3, Fe2O3। मैग्नेटाइट क्या फार्मूला होता है? Fe3O4। लिमोनाइट क्या होता है? Fe2O3। और लिमोनाइट में जो भी प्रॉब्लम होगा वे कितने वाटर मॉलिक्यूल है इसको लेकर के। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 3H2O लिमोनाइट। और क्या कह सकते हैं? साइडेराइट, साइडेराइट FeCO3। और क्या कह सकते हैं? तो आयरन पायराइट्स, आयरन पायराइट्स FeS2। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंस याद है, कॉपर पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स जिसको हम CuFeS2, यानी ये कॉपर का भी मिनरल कह सकते हैं और आयरन का भी कह सकते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंस है थोड़ा। तो ये सभी का सभी जो हम देखें वे आयरन का क्या है? मिनरल कहलाएगा। और इतना में से जिसका हम सिलेक्शन कर लेंगे आयरन को आइसोलेट करने के लिए, वे क्या कहलाएगा? आयरन का ओर कहलाएगा। तो यदि हम कह दें अब एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, तो आयरन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, बात किए हैं ऑक्साइड ओर का। और देख लें जो ऑक्साइड ओर इसमें से कौन सा है। तो किसी भी एलिमेंट के साथ जो भी यदि ऑक्सीजन है तो वे ऑक्साइड ओर कहलाएगा।
तो ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, ये नहीं है। यानी इतना क्लियर हो गया, जो अभी जो बात करने जा रहे हैं इस तीनों को हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये कार्बोनेट है, ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है। अब सिर्फ ऑक्साइड लिखा हुआ है तो इसको भी हटा दीजिए, क्योंकि ये हाइड्रेटेड ओर है, तो ये बच गया ऑक्साइड। अब इस दोनों में से किसका, तो हेमेटाइट का एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, तो कहेंगे किसके द्वारा, तो फ्रॉम हेमेटाइट, फ्रॉम हेमेटाइट Fe2O3। आपसे कहा जाएगा जो आयरन का जो एक्सट्रैक्शन है वे किससे किया जाता है मेनली, तो क्या कहेंगे, हेमेटाइट से। तो सबसे पहले हम क्या करें, उसका कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और देख चुके हैं जो कंसंट्रेशन हम लोग, ये जो ऑक्साइड ओर है, इस ऑक्साइड ओर का कंसंट्रेशन ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस यानी लेविगेशन सेपरेशन प्रोसेस के द्वारा कर रहे थे। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय क्या कह देंगे, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। अब ग्रेविटी सेपरेशन में हम क्या देखे थे, जो उस ओर को पाउडर किया जाता है और पाउडर इसके बाद वाटर के साथ वास्ट अवे किया गया था। एक विल फ्लाई टेबल था और दूसरा हाइड्रोलुइक क्लासीफायर था। तो कंसंट्रेशन किया जाएगा और नेक्स्ट काम क्या होगा, कैल्सिनेशन। आप लोग इसके नीचे लिखना है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में क्या कॉन्सेप्ट बात किए थे, जो इस कैल्सिनेशन में क्या होगा, ओर को हीट किया जाएगा बिलो मेल्टिंग पॉइंट इन अब्सेंस ऑफ एयर। तो हीटिंग ऑफ ओर बिलो फ्यूजन टेम्परेचर, बिलो फ्यूजन टेम्परेचर in the absence of air, एयर कह दें या ऑक्सीजन कह दें। तो इससे क्या होगा, यदि हम लोग एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं तो यहाँ ऑक्साइड ओर बनता है। यदि सपोज कीजिए ये तो ऑलरेडी ऑक्साइड है ही, इसीलिए इसको कैल्सिनेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हम कैल्सिनेशन करेंगे भी तो ये जो ऑक्सीजन मोड अमाउंट है वे लेस अमाउंट में हो जाएगा। मेनली लिमोनाइट को जैसे ही कैल्सिनेशन किया जाएगा तो ये वाटर वेपर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो कैल्सिनेशन कर लिए। अब कैल्सिनेशन के बाद कौन सा प्रोसेस, स्मेल्टिंग किया जाएगा। और स्मेल्टिंग का मतलब ही होता है रिडक्शन ऑफ ओर। स्मेल्टिंग जैसे ही कहा जाए तो इसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन ऑफ ओर। और रिडक्शन के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, रिडक्शन के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो यदि कुछ ना रिड्यूसिंग एजेंट कहा गया हो तो हम कार्बन का लेंगे, यानी रिडक्शन ऑफ ओर बाय कोक, या इसी को क्या कहते हैं, कार्बन, इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। उसको ही किस नाम से जानेंगे, स्मेल्टिंग के नाम से जानेंगे। और ये जो हम लोग हेमेटाइट से आयरन जो ऑब्टेन करेंगे स्मेल्टिंग के द्वारा, ये एक बड़ा फर्नेंस है जिसको नाम रख दिया गया ब्लास्ट फर्नेंस। यानी आपसे कहा जाएगा जो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर के बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए,
तो इस तरह से आपको लिखना है 12th के लिए। कंपटीशन के लिए तो ये सभी पॉइंट रखने वाला है, जो हेमेटाइट का फार्मूला क्या होगा, मैग्नेटाइट का फार्मूला क्या होगा, कैल्सिनेशन में क्या होता है, स्मेल्टिंग में क्या होता है। तो ये जो स्मेल्टिंग में समझाए रिडक्शन ऑफ ओर बाय कोक यानी कार्बन इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, इसको हम लोग किस में ऑपरेटिव करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस में। तो अब हम आगे बात करेंगे जो ब्लास्ट फर्नेस क्या है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो आयरन का जो हम लोग रिडक्शन बात करेंगे, मैग्नेटाइट हेमेटाइट जो देखे जिसका रिडक्शन होगा वे है ब्लास्ट फर्नेस। ये जो फोटो समझाए, ये जो दिखा रहे हैं एक चिमनी जिसका नाम क्या है, ब्लास्ट फर्नेस। ये ब्लास्ट फर्नेस है। ये सिलेंड्रिकल चिमनी है। यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ये स्टील का बना हुआ है, और उस स्टील के इनसाइड जो आपको फिर लाइनिंग दिखाया गया है, ये लाइनिंग जो है फायर ब्रिक है। फायर ब्रिक का मतलब होगा जो जला हुआ ईंटा। फायर ब्रिक का मतलब क्या होगा, जला हुआ ईंटा। ये फायर ब्रिक लाइन है। अब इसमें होता है क्या, यहां से हम लोग यहां पे जो देख रहे हैं ये डबल कोन के नाम से जाना जाता है। डबल कोन यहां भी ओपन है और फिर इस तरह का लाइनिंग है जिसको क्या कहिएगा, डबल कोन के नाम से जाना जाता है। यहां पे हम लोग ओर लेते हैं। कौन सा ओर, तो कैल्सिन्ड ओर लेते हैं, जो इससे पहले कैल्सिनेशन करवाए। इसके बाद ये कोक लेते हैं, कार्बन कोक लेते हैं, और फिर लाइम स्टोन लेते हैं। ये और कोक और लाइम स्टोन लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से हम रिडक्शन का बात सोचें तो ये 8 पार्ट लिया जाता है, और ये 4 पार्ट लिया जाता है, और ये 1 लिया जाता है। यानी 8:4:1 के रेशियो में ये मिक्स कर लिया जाता है। और जैसे ही ये मिक्स करते हैं तो इसका नाम चार्ज हो गया। ये अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन इस सभी को अब किस नाम से जाने लगे, चार्ज। एक साथ मिक्सचर ऑफ ओर, कोक एंड लाइमस्टोन इज नोन एज चार्ज। अब यहां पे इसको हम अभी ड्रॉप करेंगे, और जब ये ड्रॉप करेंगे तो ये इनसाइड अलग अलग चैम्बर बना हुआ होता है। यहां अब क्या करते हैं हम लोग, यहां इसको नाम रख दिया गया टायर। इसको किस नाम से जानते हैं, तो टायर के नाम से जानते हैं। इस टायर से होकर के दोनों साइड है ये प्री हीटेड होल एयर, यानी लगभग 1000 केल्विन वाला एयर यहां से पास करा रहे हैं। और जैसे ही यहां से एयर पास कराएंगे तो यहां जो कोक है ये जलने लगता है, कार्बन जलने लगता है, और जल करके लगभग
2200 केल्विन टेम्परेचर क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये जलना स्टार्ट होता है तो लगभग कितना 2200 केल्विन टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ये टेम्परेचर, तो ये तो टेम्परेचर आगे की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ होगा। ये कैसे इतना टेम्परेचर मिला, जबकि हम क्या कर रहे हैं, लगभग 1000 जो केल्विन है उतना हीटेड, पहले से वे हीट है, और उस एयर को अब इस ब्लास्ट फर्नेस में भेज रहे हैं। भेजने के बाद यहाँ जो कोक है, यहाँ जो कार्बन है, वे ऑक्सीजन से मिल गया और बन गया CO2। और जैसे ही ये CO2 बना तो ये प्रोसेस तो हाई एक्सोथर्मिक होता है, ये यहाँ पे हीट जनरेट हुआ। ये फिर ये CO2 कार्बन से मिलेगा और बना देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगेन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड से Fe2O3 का रिएक्शन होता है, कार्बन से Fe2O3 का रिएक्शन होता है, और इस तरह से इस फर्नेंस में रिडक्शन होता है। ये जो फर्नेंस है, इस फर्नेंस के इस पार्ट को थ्रोट के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, थ्रोट। थ्रोट मतलब क्या होता है, गला। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस पार्ट को हम क्या कह देंगे, बेली। बेली मतलब पेट, ये बेली होता है, और इसको टायर कहें या हार्ट कहें। तो सिंपली आप क्या समझे इस ब्लास्ट फर्नेस में, सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस एक सिलेंड्रिकल चिमनी है जो बना हुआ होता है, बाहर से स्टील होता है और अंदर से फायर ब्रिक होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओर, कैल्शियम ओर, कोक और लाइम स्टोन को ऊपर से ड्रॉप कराते हैं। जैसे ही हम ड्रॉप कराते हैं और यहाँ से पहले से ऑलरेडी 1000 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया हुआ एयर को भेजते हैं। जैसे ही यहाँ भेजे तो वे कार्बन में आग लग जाती है। कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही, फ्री एयर है, तो आग लग जाती है, बन जाता है CO2। आप प्लस हीट, प्लस क्या कह देंगे, हीट। और ये हीट थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा, यानी इतना केल्विन। ये हीट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है, ये अदर पार्ट में यूज होता है, जो कि आगे हम समझाएंगे जो किस तरह से रिएक्शन होता है। सबसे पहले ये समझ लें, जो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कोक से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन दोनों ही ये हेमेटाइट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, दोनों ही रिड्यूस कर देगा। अब दोनों ही रिड्यूस में ये टेम्परेचर के अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसा कि आपको बताए थे, जो 1073 केल्विन से पहले, 300 केल्विन से पहले कौन काम करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और 1073 से एबव कौन करता है, कार्बन। तो इस तरह से कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लास्ट फर्नेस में काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। लेकिन पूछ दिया जाए जो कौन रियल में काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से, तो जनरली जो है टेम्परेचर तो 1073 केल्विन से ज्यादा ही रहता है, इसलिए ये कार्बन रियल में काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। तो अब सबसे पहले हम क्या कह दें, जो आयरन इज एक्सट्रैक्टेड, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। अब ब्लास्ट फर्नेस में यहाँ पे जो हम देखे वे अलग अलग टाइप का रिएक्शन हुआ।
इसलिए रिएक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस, रिएक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस में क्या रिएक्शन हुआ है? तो ब्लास्ट फर्नेस में सबसे पहले जोन ऑफ कंबशन, पहला क्या कहेंगे? जोन ऑफ कंबशन। जोन ऑफ कंबशन, जोन मतलब क्षेत्र जहां कंबशन हुआ है। तो कंबशन कहां पे हुआ है? तो बॉटम में, यानी जोन ऑफ कंबशन जो है एट द it occurs at the bottom portion of furnace, फर्नेस कह दें या ब्लास्ट फर्नेस। और यहाँ पे क्या काम हुआ है? तो यहाँ जो कार्बन सॉलिड था वह ऑक्सीजन गैस से मिला है, ऑक्सीजन जो प्री हीटेड एयर है उससे मिला है और बन गया है CO2। प्लस कह देंगे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। बैलेंस यदि करेंगे तो यहाँ पे 2 ये बैलेंस है। तो जोन ऑफ कंबशन में आपसे पूछ लिया जाएगा कंपटीशन में, जेईई मेन में, जो जोन ऑफ कंबशन में क्या होता है? तो सिर्फ कार्बन एयर से रिएक्शन करके CO2 बना देता है। और ये जो एयर है ये ऑलरेडी प्री हीटेड है, 1000 केल्विन पे हीटेड एयर को पास कराया जाता है। दूसरा जोन ऑफ हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, दूसरा ये जो इतना हीट हमको मिला है कितना 20, ये इसका वैल्यू हम रख सकते हैं। जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट में कितना, लगभग इतना केल्विन। तो नेक्स्ट काम क्या होता है? जोन ऑफ हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जोन ऑफ हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जोन ऑफ हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसे ही ये जो हीट जनरेट हुआ तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा और आगे की तरफ बढ़ता है तो अदर जो फिर कार्बन है वे उसको एब्जॉर्ब करता है। तो कार्बन जो कि सॉलिड है और फिर CO2 इससे मिला और बन गया 2CO। तो यहाँ पे क्या होता है? हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट जोन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। तो पहले आप लोग इसको नोट कीजिए और इसके बाद जो है सो हम फिर समझाएंगे। तो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। लास्ट में ना कर। तो तीसरा जो होगा, तीसरा एक्शन जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। याद है जो स्लैग, नहीं याद होगा? ओर में जो इम्प्यूरिटीज होता है उसको गैंग कहते हैं और उस गैंग को, उस मैट्रिक्स को रिमूव करने के लिए बाहर से जिस केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते थे उसका नाम फ्लक्स था और फ्लक्स प्लस गैंग दोनों मिलकर के स्लैग बनता है। तो इट अकर्स, सबसे पहले ये घटना होता है कहां पे? तो इट अकर्स इन मिडिल पोर्शन ऑफ फर्नेस। ये बीच बीच में होता है और मेनली टेम्परेचर जोन का बात है। जो ये घटना में क्या होता है, यहां जो हम चार्ज या यूं कहें मिक्सचर ऑफ ओर, कोक और लाइम स्टोन दिए, उसमें लाइम स्टोन मतलब CaCO3, यही ना लाइम स्टोन है। ये लाइम स्टोन जो कि सॉलिड दिए थे ये लगभग 11
1123 यानी 1123 केल्विन पे टूट जाता है। और ये टूटता है किसमें? तो CaO जो कि सॉलिड होता है और CO2 जो कि गैस में टूट जाता है। ये जैसे ही CaO टूटा, ये CaO यहां जो हेमेटाइट है उस हेमेटाइट में इम्प्यूरिटी जो प्रेजेंट रहता है, मेनली वे सिलिकॉन रहता है, सल्फर रहता है, फास्फोरस रहता है, Mn रहता है। तो ये क्या काम करता है? ये है लाइमस्टोन, इसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइमस्टोन। और ये CaO जो कि सॉलिड है, मिल गया SiO2 से और बना दिया CaSiO3। तो यहाँ पे ये काम कर रहा है फ्लस्क, और ये क्या है? गैंग, और ये मिल गया स्लैग। तो आपसे कहा जाएगा जो ब्लास्ट फर्नेस में कैल्शियम ऑक्साइड किस तरह से काम करता है, तो ये फ्लक्स की तरह से काम करता है। या यूं कहा जाए, जो लाइमस्टोन को किस लिए ब्लास्ट फर्नेस में यूज किया जाता है? तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स इसी से मिलता है। डायरेक्ट हम लोग फ्लक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं। तो तीसरा काम हो गया जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। अब चौथा काम जोन ऑफ रिडक्शन। तो सबसे पहले ये समझ लें, जो ये जोन जो है अपर पार्ट ऑफ द फर्नेस, इट occurs upper part of फर्नेस। ये फर्नेस के ऊपर वाला पोर्शन में होता है। अब इसमें नाम से ही स्पष्ट है जो क्या काम होता है? रिडक्शन होता है। तो इस रिडक्शन को हम लोग समझेंगे Fe2O3 जो कि सॉलिड हम भेजे थे, और यहां क्या मिला है हमको? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लगभग 573 केल्विन, 573 केल्विन, इतना केल्विन टेम्परेचर पे ये बदल जाता है Fe3O4 और प्लस CO2 में। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको बैलेंस कर लें। तो बैलेंस यहाँ पे यदि 2 लगा देते हैं तो 3 दूना 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम 3 लगा देते हैं तो यहाँ भी 6 हो गया। अब ऑक्सीजन 9 और 1 10 क्लियर हो गया बैलेंस। हालांकि बैलेंसिंग इसमें कोई मैटर नहीं रखता है, मतलब है हमको रिडक्शन समझना। अब रिडक्शन कैसे हुआ ये देख लेना है। तो यहाँ पे यदि ऑक्सीजन पे बात करें तो -6, तो ये +6 हो जाएगा। अब बताइए एक आयरन पे कितना? तो +3 हो गया। यहाँ पे यदि आप देखें तो -8 तो +8 हो गया। तो 1 आयरन पे, यहाँ पे 1 पे हो गया कितना? +3, और यहाँ पे तो 3 से कम होगा तो कितना? 2.3 दूना 6, अब 2 बचा और 3 छक 18, 2.6। तो यहाँ +3 से +2.6 जा रहा है। रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यहाँ जो रिडक्शन हो रहा है 573 केल्विन पे, ये कौन काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से?
तो कार्बन मोनोऑक्साइड काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। क्या हमको ये आयरन मिल गया? नहीं, अभी नहीं मिला है, इतना ही काम नहीं होता है, फिर ये रिड्यूस्ड होगा। तो अब फिर ये Fe3O4 जो कि ये सॉलिड ही है, ये फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से रिएक्शन करेगा। और इस समय थोड़ा सा यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, 773 केल्विन। इस टेम्परेचर पे जाकर के ये बदल जाता है FeO और फिर क्या मिल जाएगा हमको, CO2। फिर हम क्या कर लें इसको, तो बैलेंस कर लें। यदि बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 आयरन है, तो यहाँ भी हम क्या कर दें, 3 लगा दें, ये बैलेंस हो गया। फिर देख लें जो रिडक्शन हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे फिर -8 तो +8 और यहाँ -2 तो +2। तो एक आयरन पे देखें +2 है और यहाँ एक आयरन पे अभी देखे हैं 2.6, यानी फिर यहाँ भी कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। क्या अभी भी आयरन मिला कि नहीं मिला, तो अभी तक हमको आयरन नहीं मिला है। फिर क्या होता है इसमें, ये जो Fe2O3 है, यानी अब इससे रिड्यूस्ड करने का आगे प्रोसेस हम देखेंगे। यहाँ ये तो हम हेमेटाइट से मैग्नेटाइट में बदले, मैग्नेटाइट से फिर रिडक्शन हुआ। ऐसा भी हो सकता है जो हेमेटाइट डायरेक्ट बदल सकता है, तो Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट बदल जाता है FeO प्लस CO2 में। अगेन फिर हम क्या कर लें, इसको बैलेंस कर लें। यहाँ आयरन 2 है तो यहाँ भी आयरन 2 लगा दें। तो यहाँ देखें जो फिर रिडक्शन हुआ है कि नहीं, यहाँ +6 और यहाँ +2 रिडक्शन हुआ है। CO2 जहाँ भी होगा वे गैस होगा, और ये गैस सब निकलेगा कहाँ से, तो ये गैस एग्जॉस्ट ये यहाँ से होकर के CO2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जितना भी गैसेस है वे सभी का सभी इससे होकर के, फर्नेस से होकर के क्या हो जाता है, बाहर इलिमिनेट हो जाता है। तो इस तरह से जोन ऑफ रिडक्शन में पहुंच गए। फिर एक बार आप लोग नोट कीजिए, ध्यान दीजिए, ये दोबारा नोट नहीं करना है क्योंकि एक बार आपको पहले ही कह दिए, नोट कर लिए हैं। हाँ, यहाँ जोड़ देना है जो CO2 गैस का इलिमिनेशन इससे होकर के होता है, ये उसी में जोड़ते जाना है, ये नहीं जो दोबारा बनाना है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो हम लोग FeO में पहुंच गए थे। तो ये जो FeO किसके साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ये लेस देन इतना केल्विन, यानी 1073 केल्विन से पहले FeO रिड्यूस्ड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। Fe प्लस किसमें बदल गया, CO2 में। क्या समझे बात, सॉलिड सॉलिड। जबकि यही FeO कार्बन के साथ, सॉलिड कार्बन के साथ ग्रेटर देन इतना केल्विन पे रिड्यूस होगा, इतना केल्विन पे रिड्यूस होगा। तो इसको हम बैलेंस कर लें। यदि बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2, अच्छा यहाँ CO बनेगा, तो यहाँ 3, यहाँ भी 3, अब बैलेंस हो गया 3, और यहाँ क्या होगा, सॉरी Fe2O3, Fe2O3। तो इस तरह से
ये जो आपका रिडक्शन कंप्लीट हो गया, मेन यही है, जो इतना टेम्परेचर से कम पे FeO रिड्यूस होगा और इतना टेम्परेचर ज़्यादा पे Fe2O3 डायरेक्ट रिड्यूस्ड हो जाएगा, किस में, आयरन में। जैसे इतना से ज़्यादा होगा तो डायरेक्ट रिड्यूस होगा और ये FeO से रिड्यूस्ड होगा। अब पांचवा जोन क्या होगा, जोन ऑफ फ्यूजन। जोन ऑफ फ्यूजन, ये जो जोन है वे लोअर पार्ट ऑफ द फर्नेस, इट अकर्स लोअर पार्ट ऑफ फर्नेस। यानी सबसे ध्यान देने की बात यही है, और खास के 12th के लिए जो ये किस पोर्शन में कौन काम होता है। कंपटीशन के लिए, जेईई मेन और नीट के लिए क्या काम करना है, ये रिएक्शन रखना है जो किस सिचुएशन में होता है। तो फर्नेस ये लोअर पार्ट में होता है। इसमें क्या होता है, नाम ही है जोन ऑफ फ्यूजन। जो भी इम्प्योरिटीज होता है वे सब का सब रिमूव हो जाता है। तो इस केस में ये इम्प्योरिटीज कौन होता है, तो कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, Mn, ये सब का सब इम्प्योरिटीज जो है प्रेजेंट निकल जाता है। अब हम लोग निकालने का बात सोचेंगे। ये यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये पोर्शन, इससे होकर के मोल्टेन आयरन, इससे होकर के मोल्टेन आयरन क्या होता है, निकल जाता है। और इससे नीचे वाले पोर्शन जो देख रहे हैं, ये नीचे वाले पोर्शन, इससे होकर के ये मिलता है हमको पिग आयरन। क्या मिलता है, पिग आयरन। तो ये पिग आयरन सबसे बैड क्वालिटी का और आयरन है। पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस से मिलने वाला आयरन को ही हम लोग पिग आयरन कहते हैं। तो 2 पॉइंट मिला। सबसे इंपॉर्टेंस, जो ब्लास्ट फर्नेस से मिलने वाला आयरन कौन सा होता है, पिग आयरन। और पिग आयरन बैड क्वालिटी का आयरन होता है। क्यों, क्योंकि पिग आयरन में 4% कार्बन होता है और पिग आयरन को बदल दिया जाता है रॉट आयरन या मेलेबल आयरन में। तो इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, नोट कर देते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस का इंपॉर्टेंस पॉइंट में से एक ये पॉइंट, द आयरन ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इज पिग आयरन। जो आयरन ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है वे कौन सा आयरन कहलाता है, पिग आयरन, which is most impure form of iron. It contain near about 4% carbon and in a small amount of sulfur, phosphorus, silicon, Mn, etc. Wrought, WROUGST, wrought iron is purest form of iron. यानी ये प्योरेस्ट फॉर्म है। इट कंटेन 0.2 to 0.5, यानी पिग आयरन से ही बनाया जाता है कौन सा आयरन, रॉट आयरन। तो यदि हम 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो ये पूरे का पूरे रिएक्शन रटना होगा। लेकिन जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो आप देखे अलग अलग जोन में कौन सा रिएक्शन होता है और मेनली रिडक्शन जोन का याद रखना है। दूसरा, बार बार जो रिपीट किया जाता है क्वेश्चन, जो ब्लास्ट फर्नेस से कौन सा आयरन मिलता है, तो वे होता है पिग आयरन, जो कि मोस्ट इम्प्योर फॉर्म, और पिग आयरन से ही कन्वर्ट किया जाता है रॉट आयरन में, जो कि मोस्ट प्योर फॉर्म।
ये जो प्योर और इम्प्योर का पैमाना है वे उसमें कार्बन कितना % है इसके आधार पे ही लिया गया है। जितना आयरन में कार्बन का % ज़्यादा होगा उसका उतना ही ज़्यादा इम्प्योरिटी समझा जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। सिर्फ आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके नोट करें, शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।